साहब कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे ओथ ऑफ अफर्मेशन। पार्लियामेंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है कि जो एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस हैज़ टू मेक और सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। और इस ओथ और अफर्मेशन में जो एमपी है वो क्या करता है, वो स्वेयर करता है टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू अपहोल्ड द सोनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो हमने पहले देखी थी उसमें केवल ये फर्स्ट टू थी और ये थर्ड वाली इसमें ऐड हो गई है कि टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर। अनलेस अ मेंबर टेक्स द ओथ तो ही कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस एंड डज नॉट बिकम द एलिजिबल टू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और इम्यूनिटीज़। और जो पर्सन होता है उसे पेनल्टी लगती है 500 रुपये की प्रतिदिन अगर वो बैठता है और वोट करता है मेंबर ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशन क्या क्या है, 3 दी हुई है। तो पहली है बिफोर टेकिंग और सब्सक्राइबिंग टू अ प्रिस्क्राइब्ड ओथ और अफर्मेशन, बिना ही शपथ लिए अगर वो वोट बैठता है पार्लियामेंट में। अगर वो दूसरा वो जानता है कि वो क्वालिफाई नहीं है, इफ इज डिसक्वालीफाइड फॉर हिज मेंबरशिप। और थर्ड है इफ़ इज़ नो डैट कि उसे प्रोहिबिट किया गया है बैठने के लिए और वोट डालने के लिए मेंबर में किसी पार्लियामेंट्री लॉ के तहत। तो अगर तीनों केसेस में है तो उसे 500 पर डे उस पर पेनल्टी लगती है और अदर जो भी कानून उससे पार्लियामेंट का रहेगा। सैलरीज और अलाउंसेज जो हैं मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो वो सैलरी और अलाउंसेज मिलते हैं उनको जो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। और देयर इज़ नो प्रोविज़न, पेंशन का प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो लेकिन पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया पेंशन मेंबर्स को। तो आप ये सारा देख सकते हैं 1954 में ये इनकी सैलरीज। और 1976 में जो मेंबर हैं उनको पेंशन भी दी गई ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल फॉर एवरी 5 ईयर टर्म एज अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द पार्लियामेंट। इनके होते हुए बिसाइड दी दे आर प्रोवाइडेड विद ट्रेवलिंग फैसिलिटी भी दी जा रही है, फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, टेलीफोन, मेडिकल फैसिलिटी एंड सो ऑन। और जो सैलरीज और अलाउंसेस है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लोकसभा और चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, वो भी पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। और वो चार्ज होता है उन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर नो सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्लियर हो गया है आपको। और 1953 में कि जो पार्लियामेंट है उसने इनेक्ट किया था सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री एक्ट। और इस एक्ट में जो ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट है उसका मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस। तो ये याद रखिएगा कि सैलरीज अलाउंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट में ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है नेमली द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट में मीन्स चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का और ऑफिस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा का। और 2018 में पार्लियामेंट ने सैलरी चेयरमैन की और इनकी इंक्रीज़ करी है, देख सकते हैं कि 1.25 लाख से 4 लाख पर मंथ हो गई है। सिमिलरली अदर ऑफिसर्स जो हैं पार्लियामेंट के, डेट इज़ जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के और डिप्टी चेयरमैन हैं, दे आर एंटाइटल टू रिसीव अ सैलरी पर मंथ जो सेम रेट पे जो एमपी को मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। फर्दर जो ईच ऑफिसर है पार्लियामेंट का जो अदर दैन द चेयरमैन राज्यसभा का, वो डेली अलाउंसेस रिसीव करता है फॉर ईच डे ड्यूरिंग द होल ऑफ हिज टर्म एट द सेम रेट जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को मिलती है। ऑल्सो जो ईच मेंबर होता है पार्लियामेंट का चेयरमैन से अलग, उसको भी रिसीव करता है वो कॉन्स्टिट्यूएंटी अलाउंसेस उसी रेट पे जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को दी जाती है। और इसी सेम एक्ट के तहत जो समेटरी अलाउंसेस होता है वो पेड किया जाता है टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज द सेम रेट पेबल टू द कैबिनेट मिनिस्टर, जो होता है 2,000 रुपये पर मंथ। लाइकवाइज जो समेटरी अलाउंसेस होता है उस पेड टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एट द सेम टाइम एट द रेट ऑफ द MOS पे, कि 1,000 रुपये पर मंथ। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आप देखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट कि ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के जो होते हैं उनके अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं।
कि दे आर द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर द लोकसभा एंड चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन फॉर द राज्यसभा, और एक पैनल ऑफ चेयरमैन पर्सन होता है, चेयरपर्सन फॉर द लोकसभा, और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर द राज्यसभा इज ऑल्सो अपॉइंटेड। तो वन बाय वन देखते हैं। तो पहला है स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि जो इलेक्शन और टेन्योर कि जो इलेक्शन, जो स्पीकर का जो होता है वो इलेक्टेड होता है बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट इस मेंबर, अपने मेंबर्स में से एज सुन जैसे उनकी फर्स्ट सेटिंग के बाद। और वेन एवर द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फेल्स वैकेंट, जब भी ये स्पीकर का जो ऑफिस होता है वो वैकेंट होता है, जो लोकसभा इलेक्ट कर देती है अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। एंड द डेट ऑफ इलेक्शन जो डिसाइड किया था है कौन, प्रेसिडेंट। यूजुअली जो स्पीकर ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, हाउएवर ही हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द 3 केसेस, कि वो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा पहले 3 केसेस में, पहले छोड़ सकता है इन 3 केसेस में। पहला, इफ ही केसेस टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहता है तब उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर वो रिज़ाइन कर देता है बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर को। थर्ड, इफ ही इज़ रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, अगर वो रिमूव कर दिया जाए किसी एक रेजोल्यूशन के तहत पास किए किसी मेंबर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ऑल द देन इट्स मीन्स इट्स इफेक्टिव मेजोरिटी। Such a resolution can be moved only after giving 40 days advance notice। 14 days का एडवांस नोटिस के देने के बाद ही ऐसा रेजोल्यूशन मूव किया जाता है। और व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, जब रेजोल्यूशन रिमूवल का कंसिडरेशन में होता है तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता सिटिंग को हाउस की, दो वो उसमें हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, वो बोल सकता है और पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग में और वोट कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंस में, नॉट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इट शुड बी नोटेड हियर दैट वेन एवर द लोकसभा स्पीकर इज डिसोल्व, लोकसभा इज डिसोल्व, स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस, वो अपना ऑफिस वैकेट नहीं करता और कंटिन्यू रहता है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं मिलती। अब देखते हैं इनके इसके रोल्स, पावर और फंक्शन। जो स्पीकर होता है लोकसभा का हेड होता है और उसका ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो गार्जियन होता है पावर और प्रिविलेजेस मेंबर्स की और द हाउस एज अ होल और इसके कमेटीज़ की, और यही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस। इन हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल एंड ही इज़ थस मच मोर देन मेरली द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। और इस कैपेसिटीज़ में ही इज़ वेस्टिंग विद वास्ट वेरिड और वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दी हुई हैं। तो और यहाँ जो स्पीकर है लोकसभा का वो पावर ड्राइव करता है और ड्यूटीज़ 3 सोर्सेज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं जिससे वो अपनी पावर और ड्यूटीज़ ड्राइव करता है। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है उससे। सेकेंड इज रूल ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और थर्ड है ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। और जो रेजोलरी पावर है डेटा अनरिटन और अनस्पेसिफाइड इन द रूल, उसे ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हो गया। तो तीनों याद रखेंगे आप। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थर्ड हो गया पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, दूसरा हो गया कि रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ऑल्दो ही हैज द फॉलोइंग पावर और ड्यूटीज ही होती हैं कि वो मेंटेन करता है ऑर्डर डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस और रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। दिस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, एंड उसकी फाइनल पावर है इस रिगार्ड में डेकोरम और ऑर्डर को मेंटेन करने में। वही फाइनल इंटरप्रेटर होता है प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, एंड थर्ड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट विद इन द हाउस का। वो एडजॉर्न कर सकता है हाउस को और सस्पेंड कर देता है मीटिंग को इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट इज रिक्वायर्ड। कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। आगे इसमें हम डिस्कस भी करेंगे इस टर्म को इसमें। फोर्थ है ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, ये फर्स्ट इंस्टेंट पे वोट नहीं करता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि जब इसके रिमूवल का प्रोसेस चला होता है तो अभी ये फर्स्ट में डालता है, लेकिन इन सिंपल वे इन नॉर्मल प्रोसीडिंग्स तो उसमें ये फर्स्ट में नहीं डालता है, बस ये कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करता है टाइम के टाइम में। इन अदर वर्ड ओनली व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन द स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट। सच अ वोटिंग इज कॉल्ड कास्टिंग वोट एंड पर्पज इज टू रिजोल्व अ डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए।
बिकॉज स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे. ही प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. सच ए सिटिंग इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू सेटल अ डेडलॉक बिटवीन टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये हमने अभी आपको बता ही दिया, क्लियर हो गया होगा. फिर आगे है, ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस. व्हेन द हाउस सिट इन अ सीक्रेट, नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द चैम्बर, लॉबी, गैलरीज एक्सेप्ट कि स्पीकर की परमिशन से कोई आया हुआ हो. 7th, इसका डिसीजन वेदर कोई बिल मनी बिल है नहीं फाइनल होता है. और मैंने ये मनी बिल जब ट्रांसमिट किया जाता है राज्यसभा में उसकी रिकमेंडेशन के लिए, और प्रेसिडेंट को दिया जाता है एसेंट के लिए, तो स्पीकर ही उस पर एंडोर्सेस करता है विद इज सर्टिफिकेट दैट इट इज़ अ मनी बिल. एंड 8th इज, इसकी जो पावर है वो डिसाइड करता है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल. और 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने रूल किया था दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. और 9th है कि जो ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप which is a link between the Parliament of India and various parliaments of the world. He also acts as the ex-officio chairman of the conference of the presiding officers of legislative bodies in the country. 10th है, ये अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ द लोकसभा और सुपरवाइज करता है इसकी फंक्शनिंग की. तो ये हिमसेल्फ चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का, रूल्स कमेटी का और जनरल पर्पस कमेटी का. तो याद रखिएगा BRG की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी का ये चेयरमैन होता है. आप देखते हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी. द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेस्टेड विद ग्रेट प्रेस्टीज इन पोजीशन एंड अथॉरिटी. और इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी बिकम इट्स सिंक्यूनन. इस टर्म को भी अभी डिफाइन करते हैं. द फॉलोइंग प्रोविजन इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड द इम्पार्शलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. उसको इंडिपेंडेंट और इम्पार्शलिटी में जहाँ भी ये हेडिंग आएगी तो ये पॉइंट आ जाता ही है. जब भी हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन आएगा तो वहाँ पे भी ये पॉइंट दिया हुआ होगा. तो ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. ही कैन बी रिमूव ओनली बाय रेजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस and not by a ordinary majority, that is a majority of the members present and voting in the house. This motion of removal can be considered and discussed only when it has been supported of at least 50 members. के बाद अगर 50 members की सपोर्ट है तभी ये कंसिडर किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा रिमूवल का. और उसकी सैलरी अलाउंसेस भी प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट फिक्स करता है और ये चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो जो कि सब्जेक्ट टू एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होते. और इसके काम और कंडक्ट, हिज वर्क एंड कंडक्ट डिस्कस नहीं किया जाता, ना कि क्रिटिसाइज़ किया जाता लोकसभा में, एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंटिव मोशन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मोशंस में. 4th इज हिज पावर ऑफ रेगुलेटिंग प्रोसीजर, कंडक्टिंग बिजनेस और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस आर नो सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. 5वां होगा, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था. He can only exercise a casting vote in the event of tie. This makes the position of speaker impartial. और ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट मैं तब डालता जब रिमूवल का प्रोसेस का चल रहा हो, उसको रिमूव करने का प्रोसेस चल रहा हो, तब ये फर्स्ट इंस्टेंट में वोट करता है. लेकिन इन द नॉर्मल प्रोसेस ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट. 6th is he is given a very high position in the order of precedence. He is placed at the 7th rank along with the Chief Justice of India. This means he has a higher rank than all the cabinet ministries except Prime Minister और Deputy Prime Minister. और ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है स्ट्रिक्टली एक नॉन पार्टी मेंबर होता है. ये कन्वेंशन है दैट स्पीकर हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल. दिस हेल्थी कन्वेंशन इज नॉट फुली established in India, where the speaker does not resign from the membership of the party on election through the altered office. अब देखते हैं डिप्टी स्पीकर of the राज्यसभा कि like the speaker, the deputy speaker is also elected by the Lok Sabha itself from member और from among his members से ही होता है ये भी. और ये इलेक्टेड होता है स्पीकर के इलेक्शन के बाद और उसका डेट ऑफ इलेक्शन
जो डिप्टी स्पीकर का है वो स्पीकर फिक्स करता है, जिस स्पीकर की करता था प्रेसिडेंट और डिप्टी स्पीकर की करता है स्पीकर। व्हेनेवर द ऑफिस ऑफ द डिप्टी स्पीकर फॉल्स वैकेंट, जो लोकसभा होता है इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। और स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर भी रिमेन इन द ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, और ये भी वैकेट कर सकते हैं ऑफिस अर्लियर इन 3 केसेस में जो हमने वहाँ पढ़े थे। अगर वो मेंबर नहीं होते हैं लोकसभा के, मेंबर नहीं रहते हैं लोकसभा के, अगर वो रिज़ाइन कर सकते हैं गिविंग टू स्पीकर, स्पीकर देता है डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे जो डिप्टी है वो स्पीकर को देता है। और थर्ड है इफ़ इज़ रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द लोकसभा, और ये सच रेजोल्यूशन ओनली बी मूव कि बाय गिविंग 14 days एडवांस नोटिस। और जो डिप्टी स्पीकर है परफॉर्म करता है ड्यूटीज़ स्पीकर के ऑफिस की जब वो वैकेंट होता है। तो ही ऑल्सो एक्ट एज ए स्पीकर व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सीटिंग ऑफ द हाउस। दोनों ही केसेस में ये सभी पावर्स एज्यूम कर लेता है जो स्पीकर की होती हैं, और प्रिसाइड करता है जो इन सीटिंग भी बोथ द केसेस में इन केस स्पीकर एब्सेंट है। यहाँ पे एक बात नोट करनी चाहिए, डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस को। और डिप्टी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज कि जब भी व्हेनेवर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी वो उसका ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है। जैसे हमने वहाँ पे स्पीकर का देखा था, वो 3 कमेटीज़ के मेंबर होते हैं, बिजनेस, रूल्स और BRG हमने देखा था, और गवर्निंग। तो जो डिप्टी स्पीकर रहता है वो जब भी अपॉइंटेड होता है मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी का तो उसका ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है। लाइक द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वाइज प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस भी वोट नहीं कर सकता फर्स्ट इंस्टेंट में, ही ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। तो इसमें बोला है कि स्पीकर की तरह ही जब डिप्टी स्पीकर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है, तो उस टाइम पे बात कर रहे हैं गाइस, नोट कि डिप्टी स्पीकर ही, कि जब वो प्रिसाइड करता है हाउस को उस टाइम पे वो भी फर्स्ट इंस्टेंट में वोट नहीं डालता। और फर्दर जब रिमूवल का प्रोसेस चला होता है डिप्टी स्पीकर का अंडर कंसिडरेशन, वो प्रिसाइड नहीं करता सीटिंग को भी, दो वो प्रेजेंट हो सकता है वहाँ पे हाउस में। नाउ व्हेन द स्पीकर प्रिसाइड करता है जब हाउस को, डिप्टी स्पीकर इज लाइक एन एनी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस, वो स्पीक कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है किसी भी क्वेश्चन पे। और डिप्टी स्पीकर को रेगुलर वही सैलरी मिलती है जो पार्लियामेंट फिक्स करता है, जो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जो अप टू 10th जो लोकसभा है वहाँ पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे वो यूजुअली रूलिंग पार्टी से थे। सिंस 11 से क्या सभा से क्या हुआ कि ये कंसेंसस है सबकी सहमति से कि स्पीकर जो होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा, और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो मेन अपोजिशन पार्टी से होगा। और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वाइल एज्यूमिंग देयर ऑफिस डू नॉट मेक और सब्सक्राइब टू एनी सेपरेट ओथ और अफर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि कोई सेपरेट ओथ सब्सक्राइब नहीं करते। जो इंस्टीट्यूट है स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का ओरिजिनेट हुआ था 1921 में अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कि कहाँ से आया था पूछ सकते हैं। और इसी टाइम पे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वर द कॉल्ड द प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट रेस्पेक्टिवली उसी टाइम पे। और उनका नोमेनक्लेचर ये सेम जो नामकरण है नोमेनक्लेचर ये कंटिन्यू रहा 1947 तक। और बिफोर 1921 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इन 1921 जो फेडरिक वाइट है और सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज द फर्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इन 1925 जो विठल भाई जी पटेल हैं वो पहले इंडियन थे और फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 में उसने चेंज कर दिया नोमेनक्लेचर प्रेसिडेंट का और डिप्टी प्रेसिडेंट का ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रेस्पेक्टिवली। हाउएवर द ओल्ड जो नोमेनक्लेचर था वो कंटिन्यू रहा 1947 से तक एज द फेडरल पार्ट ऑफ द 1935 एक्ट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो जो जीवी मवलंकर थे और अनंत शनाम ये अवंकर थे हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट स्पीकर एंड फिफ्थ डिप्टी स्पीकर रेस्पेक्टिवली लोकसभा के। और जो जीवी मवलंकर थे वो ऑल्सो हैड द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल एज प्रोविंशियल पार्लियामेंट।
So he held the post of Speaker of Lok Sabha continuously for 1 decade.